ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्ने दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्म स्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। नमस्कार। प्रिय स्वामी इष्टमयानंद जी, प्रिय स्वामी दर्पहानंद जी, आश्रम के अन्य सन्यासी ब्रह्मचारी भाई एवं श्री रामकृष्ण की भक्त मंडली। वडोदरा रामकृष्ण मिशन हर महीने में एक आध्यात्मिक शिविर की आयोजन करता है। तो इस शिविर में आज मुझे इष्टमयानंद जी ने कुछ अपने विचार रखने के लिए कहा है। मैं उनका अत्यंत आभारी हूँ। उन्होंने कहा है कि मैं कुछ सन्यासियों का संस्मरण बताऊं तो भक्त लोगों को अच्छा रहेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा सन्यासियों का संस्मरण, क्योंकि साधु संग की तो बहुत जरूर है। ठाकुर भी बोलते थे सत्संग, कलयुग में सत्संग, कोई ग्रंथ का पाठ हो या साधुओं से ठाकुर माँ स्वामी जी की ईश्वर की बातें करना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी जो कोरोना काल चल रहा है तो हम सब लोग मानसिक थोड़े दुर्बल हो गए, तो ये सब बातें मुझे लगता है अच्छी लगेगी। तो मैं मेरे गुरु जी जिनके पास मैंने दीक्षा लिया था, रामकृष्ण मठ एवं मिशन के परमाध्यक्ष 11वें परमाध्यक्ष श्रीमद स्वामी गंभीरानंद जी के साथ मेरी जो एक दो मुलाकात हुई, वहाँ से मैं साधु संस्मरण शुरू करूँगा। पूज्य स्वामी जी के साथ मेरी पहली मुलाकात हुई राजकोट आश्रम में। मेरी मंत्र दीक्षा 17 मार्च 1987 में हुई थी राजकोट आश्रम में। तो उसके अगले दिन मैं उनके कमरे में गया था मिलने के लिए। राजकोट के अध्यक्ष स्वामी मुक्तानंद जी ने मुझे वहाँ ले गए थे। स्वामी जी को बताया, प्रेसिडेंट महाराज को, कि ये इसकी दीक्षा होगी और इसकी बहुत इच्छा है कि हमारे रामकृष्ण संघ में योगदान देने की, तो आप इसको आशीर्वाद करिए। तो पूज्य महाराज जी ने, अभी भी मुझे याद है, मेरे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद किया था। मुझे बहुत आनंद हुआ था। तो 17 तारीख को मेरी दीक्षा हो गई। दूसरे दिन 18 तारीख को मुझे वापस जाना था। स्वाभाविक है, मैं काम कर रहा था, इसलिए मुझे 1-2 दिन की छुट्टी मिली थी। तो मैंने उनके सेवक स्वामी रतन महाराज जी को बताया कि मैं जाने से पहले महाराज जी को प्रणाम करके जाना चाहता हूँ। तो पूज्य महाराज जी ने बताया, सेवक महाराज ने, कि तुम मंगल आरती के बाद आश्रम के मंदिर के आसपास जब पूज्य महाराज जी घूमते हैं तब तुम आ जाना। और मैं भी वहाँ उस समय पहुँच गया था। महाराज जी की एक फोल्डिंग कुर्सी थी, उसको हाथ में लेके उन लोगों के साथ घूम रहा था और उन लोगों की चर्चा सुन रहा था। बीच में एक जगह कहीं महाराज जी बैठे और मैं भी वहाँ खड़ा रह के, मुझे महाराज जी बताया, अभी तुम प्रणाम कर सकते हो और महाराज जो भी पूछे तुम उत्तर देना। तो मैंने पूज्य महाराज जी को साष्टांग प्रणाम किया। महाराज जी ने पूछा, तुम कहाँ से आते हो, क्या पढ़ाई किया हो, क्या करते हो? मैंने भी उत्तर दिए। तो उसके बाद पूज्य महाराज जी ने हमको पूछा, अच्छा तुम कच्छ के जो महान तीर्थ है, जैसे आशापुरी माई, फिर कोटेश्वर महादेव और नारायण सरोवर, क्या तुम गए हो? तो मैंने उत्तर दिया, स्वामी जी मैं नहीं जा पाया हूँ। तो बोले, अरे तुम वहीं पास में रहते हो और तुम अभी तक गए नहीं? और स्वामी विवेकानंद कहाँ कलकत्ता से आके तीनों तीर्थ स्थल पे गए थे और तुम अभी तक नहीं गए, तुमको जाना चाहिए। मैंने बताया, स्वामी जी मुझे
मौका मिलने से मैं ज़रूर जाऊंगा। तो एक बात हुई थी, उस समय हमको भी बहुत अच्छा लगा था, मगर क्या है, समय समय की बात है, तो मैं उस समय नहीं जा पाया और मैंने फिर सन 1988 में रामकृष्ण आश्रम राजकोट में योगदान दे दिया। उसके बाद मेरा ये तीनों महान तीर्थ स्थल जाने का समय मुझे मिला। 1998 मेरे संन्यास दीक्षा के बाद मैं वहाँ जा पाया था। तब मुझे महाराज जी की बहुत याद आई थी कि मुझे महाराज जी ने बताया था तुमको जाना चाहिए। पूज्य महाराज जी के साथ दूसरी बार मेरी मुलाकात हुई थी बेलूर मठ में। उनके दूसरे सेवक स्वामी निरंतरानंद जी जो वहाँ प्रेसिडेंट क्वार्टर में थे, मैं उनको मिलने गया। मुझे जपमाला लेनी थी तो मैंने महाराज जी को बताया। मुझे करीब 1 साल दीक्षा हो गया। हमारे मठ मिशन का नियम है 1 साल के बाद जपमाला मिलती है प्रेसिडेंट महाराज के पास, तो मुझे लेनी है। तो महाराज जी के पास गया, महाराज जी को प्रणाम किया और महाराज ने बताया कि इसको जपमाला चाहिए, आप क्या देंगे? तो हमको पूछा, अच्छा तुम क्या हाथ से नहीं करते हो जप? बोला वो तो 1 साल से कर रहा हूँ, तो अभी मेरी इच्छा है बहुत, स्वामी जी लोग के पास देखी है तो मेरी भी इच्छा है, मुझे जपमाला चाहिए। तो बोले ठीक है मैं दे दूंगा। तो फिर उसकी जो विधि है वो महाराज जी ने बता दी और मुझे दूसरे दिन उनके पास में गया। उन्होंने मुझे जपमाला दी, कैसे जप करना चाहिए वो भी दिखाया और बताया कैसे भी करके गुरु मंत्र जो है जितना भी काम हो सुबह शाम नियमित करके उसको करना चाहिए। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ महाराज जी गुरु जी की आज्ञा, जैसे अभी तक भी कोशिश चालू है कि हम लोग कभी भी महाराज जी की बात को, गुरु जी का जो कहना है कि हमको नियमित जप करना चाहिए, करते हैं। पूज्य महाराज जी की मेरी उसके बाद की मुलाकात वृंदावन रामकृष्ण मिशन में हुई थी। उस समय मेरा वहाँ पोस्टिंग हुआ था। वहाँ के श्री माँ शारदा देवी के शिष्य स्वामी शारदेशानंद जी गोपेश महाराज का सेवक के हिसाब से मेरी वहाँ पोस्टिंग हुई थी। महाराज जी के अंतिम दिनों, ऐसे ही बोल सकते क्योंकि मैं करीब लास्ट 4 महीने महाराज जी के पास वहाँ पे था सेवक के हिसाब से, और सीनियर सेवक अनूप महाराज थे, शुक्लात्मानंद जी अभी कनखल में हैं, तो मैं उनको भी मदद करता था और महाराज जी का भी जो सेवा वो जो देते थे मैं करता था। तो पूज्य महाराज जी की तबीयत तब इतनी अच्छी नहीं थी, तो बहुत स्वामी जी लोग देश विदेश से उनको मिलने के लिए आते थे। तो परम पूज्य स्वामी गंभीरानंद जी भी, प्रेसिडेंट महाराज भी उनको मिलने के लिए आने वाले थे। करीब नवंबर, ऐसा होगा नवंबर 88 का समय, दिनांक तो याद नहीं है। तो महाराज जी आए और जिस दिन आए उसके दूसरे दिन उनको मिलने आए थे गोपेश महाराज जी को। मैं वहाँ भी था, मैं उनकी सेवा कर रहा था जैसे जो काम करता था। तो मैंने देखा दोनों महाराज एक दूसरे के हाथ में हाथ रख के बैठे हैं। गोपेश महाराज जी के खटिया के पास ही उनकी कुर्सी रख दी गई थी, वहाँ पे महाराज जी बैठे थे। महाराज जी बहुत कम बोलते थे और उनके अंतिम दिनों में, मतलब पूज्य गंभीरानंद जी के अंतिम दिनों में उनकी विजन साइट थोड़ी कम हो गई थी, कम देखते थे। फिर भी दोनों ने एक दूसरे अपने में खाली हाथ रखा है, कुछ बातें नहीं हो रही है। तब स्वामी जी लोग वहाँ वृंदावन के महंत महाराज एवं उनके सेवक जगदीश महाराज वगैरह बात करते थे कि देखो ये दोनों महात्मा एक दूसरे का अपने हाथ रख के क्या कर रहे, बात तो कुछ नहीं हो रही मगर समथिंग कुछ आपले तो हो रहा है, मगर हम लोग नहीं समझ पा रहे। मैं तो तब ब्रह्मचारी था, मैं ये सब सुनता था महाराज लोग से क्या बात हो रही है। तो ये देखा। उसके बाद उसी दिन उनके सेवक रतन महाराज जी ने मुझे बताया तुम ऐसा करो, आज से मेरे साथ सोना। उनका जो कमरा था जगदीश रतन महाराज जी का कमरे के पास में प्रेसिडेंट महाराज का रूम था और वहाँ वो भी नीचे सोते थे, मैं भी एक अलग पथारी करके सोया। बोले देखो तुमने जिसके पास से दीक्षा लिए उनका रूटीन देखो। तो मैं 2-3 दिन, जहाँ 3-4 दिन शायद थे महाराज जी वृंदावन में, तो मैं देखता रहा कि उनका हर एक काम एक टाइम में पूरा करते थे। एकदम ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग उनके साथ घड़ी भी मिला सकते हैं। वेरी पंक्चुअल।
उनकी दृष्टि थोड़ी कम थी, फिर भी जब सुबह वो 3:30 बजे उठ जाते थे तो अपना जो रूटीन था सुबह का प्रातः कर्म पूरा करना वो खुद ही कर लेते थे। कहाँ पेस्ट पड़ा है, कहाँ ब्रश पड़ा है, वो मैं बाहर से देखता था। वो खुद ले लेते हैं, रतन महाराज को नहीं बुलाते थे, खुद सब होके फिर हाथ पैर धो के और एक बेल मारते हैं। बेल मारने से रतन महाराज जी आए, उनके हाथ में गंगा जल दिया और झप माला दी और महाराज जी खटिया के ऊपर उस समय बैठ गए झप के लिए। तो मैंने देखा उनका जो सिस्टम है एकदम पंक्चुअल टाइम। फिर मंगल आरती से पहले वो मंदिर में जाते थे और उसके बाद वहाँ वृंदावन के मंदिर के आसपास भी वो घूमते थे। मैं भी उनके साथ घूमता था और उनकी जो कुर्सी थी, पोर्टेबल चेयर था, वो मैं उठा के चलता था। तो ये मैंने देखा है कि महाराज जी इतने पंक्चुअल टाइम में सब करते थे। दूसरी एक वस्तु मैंने वहाँ देखी, महाराज जी अनुवाद करते थे। बहुत पुस्तकों का उन्होंने अनुवाद किया है, हम लोग जानते हैं, बहुत पुस्तकों भी लिखे हैं। वो बहुत विद्वान थे, उसका मैं क्या बोल सकूं, आप सब जानते हैं। तो उस समय वो भगवत गीता की कमेंट्री का ट्रांसलेशन कर रहे थे। तो मैंने देखा उनके जो सेक्रेटरी स्वामी जी आत्मा रामानंद जी थे, उनके साथ बैठ के वो करते थे। और परफेक्ट वर्ड ढूंढना, वो खुद ही परफेक्ट वर्ड जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। उस समय मधुसूदन सरस्वती जी का जो भाष्य है उनको वो अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर रहे थे। तो मैं दोनों की चर्चा सुन रहा था। आत्मा रामानंद जी भी बहुत विद्वान थे, हमारे ट्रस्टी भी थे, और महाराज जी को अंग्रेजी में उनका ट्रांसलेशन जो सब लिखते थे और परफेक्ट वर्ड के लिए दोनों बहुत चर्चा करते थे कि ये इसका ट्रांसलेशन ये देना चाहिए कि ये मैंने देखा है। तो पूज्य महाराज जी का के साथ मेरा ज़्यादा परिचय, इतना ही परिचय था। मठ में भी उनके साथ 1-2 बार जब प्रणाम करने जाते थे तब मैं मिला था, और जब वृंदावन मेरी पोस्टिंग हुई तब भी मैंने बताया मैं वृंदावन जा रहा हूँ। तो बताया बहुत अच्छी जगह जा रहे हो तुम, और ऐसे ही जैसे आशीर्वाद दिया और मैं वृंदावन आया था। तो ये मेरे पूज्य गुरु जी के 2-3 संस्मरण थे। मेरी शुरुआत रामकृष्ण आश्रम राजकोट से हुई। वहाँ एक स्वामी जी थे, स्वामी परमानंद जी, सुबोध महाराज, बहुत प्रेमिक साधु थे। ये जो लोग राजकोट के भक्त लोग हैं वो जानते हैं कि सुबोध महाराज कितने प्रेमिक थे। उनके साथ रहना, उनके साथ काम करना बहुत आनंद की बात थी। एक दिन उन्होंने फ़ोन किया मुझे मेरे ऑफिस में कि तुम क्या 1 सप्ताह की छुट्टी लेके आ सकते हो। तो हम लोग रापर में अभी अकाल पड़ा है, कच्छ के रापर डिस्ट्रिक्ट में, और उस समय पूरे गुजरात में अकाल था, मगर रापर की बहुत कंडीशन खराब थी। वहाँ पे हम कुछ राहत कर्म करना चाहते हैं, तो यदि 1 सप्ताह के लिए तुम आ सको तो अच्छा है। तो कौन तारीख को पहुँचना है बोल दिए, और मैं भी छुट्टी लेके वहाँ गया। तो महाराज जी के साथ हम लोगों ने ड्राउट रिलीफ शुरू किया। मैं था, गुलाब भाई था, चंदू भाई भी थे शायद, और वहाँ एक स्कूल में हम लोग को रहने का, ठहरने का दिया था। वहीं पे खाना बनाते थे हम लोग, और वहाँ काम करके शाम को पूज्य महाराज जी के साथ आरती वगैरह करके वो हमको बंगाली सिखाते थे। मैं अभी भी महाराज का बहुत ऋणी हूँ। उन्होंने मुझे जैसे एक शिक्षक इतना अच्छी तरह बंगाली सिखाते थे। एक्चुअली रामकृष्ण आश्रम राजकोट के मैनेजर स्वामी देवदास महाराज, स्वामी प्रपन्नानंद जी अभी अमेरिका में है। तो उन्होंने मेरे लिए एक वर्ण परिचय भेजा था। तो महाराज जी मुझे वो वर्ण परिचय उनको भेजा था रापर में, और कहे थे कि यज्ञेश को इसमें से बंगाली सिखाना, क्योंकि मैंने उनको आगे पर बोला था मुझे बंगाली सीखने की बहुत इच्छा है। और मैं 86 में मेरा जो प्रथम ड्राउट रिलीफ था उसमें महाराज जी के साथ हर रोज शाम को बैठ के उसका वर्ण परिचय, अक्षर को पहचानना, कैसे प्रोनाउंसिएशन करना। बंगाली का प्रोनाउंसिएशन नॉर्मल से थोड़ा अलग रहता है। क को बोलना है, कैमो नाचो तो म लिखना होगा, मगर म होगा, कैमोन कैसे हो, ऐसे। तो महाराज जी बहुत प्रेम से सिखाते थे। मैं अत्यंत ऋणी हूँ उनके पास बंगाली ये सीखने के बाद। मैं जब पूज्य गोपेश महाराज जी के पास सेवक था
तो हर रोज दोपहर में खाना खाने के बाद, रेस्ट करने के बाद उनको मैं बंगाली कथामृत सुनाता था। तो मुझे याद है कि महाराज जी को बंगाली कथामृत पूरा मेमोराइज था। मैं बंगाली पढ़ते पढ़ते समझिए कोई युक्ताक्षर आता है तो मैं थोड़ा खड़ा रह जाता कि अभी मैं क्या प्रोनाउंसिएशन करूं, तो महाराज जी पूरा एक लाइन बोल देते थे। तो मुझे इतना आश्चर्य लगता था कि उस समय महाराज जी की एज करीब 94 प्लस थी और वैसे वो बेड रिडन ही थे, मगर उनका ब्रेन इतना जागरूक था और उस समय भी हमको कथामृत का पूरा डिटेल बोल देते थे। तो मैं जब बंगाली सीखा था इसीलिए पूज्य महाराज जी को बंगाली में कथामृत सुना सकता था। मुझे याद है माता जी वहाँ स्वामी जी लोग के पास मैंने सुना था कि श्री माँ शारदा कहती थी कि मैं गोपेश में, मतलब गोपेश महाराज में वृंदावन का गोपीश्वर शिव देख रही हूँ। महाराज माँ की उन्होंने भी सेवा की थी। उन्होंने एक पुस्तक लिखा है माँ की स्नेह छाया में, और उसकी हिंदी अनुवाद है। तो उस समय मैं भी वो मैं पढ़ा था। तो मेरा एक सद्भाग्य था कि मैं वृंदावन जैसे तीर्थ क्षेत्र में मेरी पोस्टिंग हुई थी। बेलूमठ के बाद मुझे राजकोट से बेलूमठ जाना पड़ा था, उसके बाद मेरी वहाँ पोस्टिंग हुई थी। तो ये सब बहुत बड़ी बातें हैं। मैं गोपेश महाराज को कहता था कि आपका वो बीच बीच में बोलते थे अम्मी चले जाओ, मार लो, ऐसे बोलते थे। बहुत उम्र थी तो थोड़े शब्द युक्त हो जाते थे। तो मैं बोलता था आपको कहीं भी जाना है, मगर आपके अंतिम समय में, आपके लास्ट समय में मैं एक गुजराती ब्रह्मचारी आपकी सेवा में जब तक नहीं आता आपकी छुट्टी नहीं, माँ आपको नहीं बुलाती। तो ये सब बोल के महाराज जी बहुत हंसते थे। मेरा वो दिन वृंदावन का मुझे बहुत याद आता है कि मेरे ऊपर कितनी कृपा रही होगी माँ शारदा की एवं बहुत सन्यासी लोगों की। मैं वृंदावन में जब तक था तो महाराज जी को मिलने के लिए बहुत सन्यासी आते थे विदेश से, भारत देश से। तो कितने सन्यासियों के साथ मेरा परिचय हुआ, सत्संग हुआ। तो हमको बहुत आनंद आया। साधुओं के पास से बहुत कुछ सीखा हूँ। जीवन में कैसे प्रैक्टिकल बनना, कैसे आगे बढ़ना। कितने साधुओं लोग के पास में बैठता था और गोपेश महाराज को मिलने के बाद कोई साधु को मैं कंप्लीट वर्क सुनाते थे या किसी के साथ आध्यात्मिक चर्चा करता था। ये सब बहुत लंबा समय लगेगा। आज तो क्या है, थोड़ा समय का पाबंदी है। तो भविष्य में कभी मौका मिला तो हम जरूर और भी कुछ स्वामी जी का संस्मरण बोलने की कोशिश करेंगे। जैसे परम पूज्य स्वामी आत्मस्थानंद जी महाराज हमारे अध्यक्ष, उनके लिए मैं बेलूमठ में ट्रेनिंग सेंटर से 1992 से 2005 तक उनके मैं पत्र लिखता था। वो मुझे बोलते थे और मैं गुजराती में लिखता था। बहुत आनंद आता था। परम पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी तब प्रेसिडेंट थे, उनको प्रणाम करने जाते थे तो उनके वहाँ भी हमारे साथ बहुत आनंद आता था। उनको भी मैं कुछ गुजराती पुस्तक को पढ़ के सुनाता था। ये सब स्मृतियाँ हमको अभी भी बहुत अच्छी लगती है। परम पूज्य स्वामी रंगनाथानंद जी मेरे सन्यास के बाद जब उनको प्रणाम किया और पूछा व्हाट इज योर नेम, सन्यास नेम, तो मैंने बोला आत्मदीपानंद। तो उन्होंने बताया डू यू नो हु सेड टू हुम आत्मदीपो भव। देन तब मैंने उनको बताया कि हाँ, भगवान बुद्ध ने उनके शिष्य आनंद को बोला था अपदीपो भव। तो बहुत खुश हो गए और मेरे माथे पे हाथ रखा और बोले बहुत अच्छा, देन यू हैव टू कीप इन माइंड यू हैव टू बिकम अपदीपो। वो उनके प्रेसिडेंट क्वार्टर्स में वाइस प्रेसिडेंट, वो तब वाइस प्रेसिडेंट थे, मठ में आते थे। तो ऐसे महाराज लोगों के साथ की स्मृतियाँ जब भी हम कभी स्मृतियों को जब हम विजृंभणम, जैसे गाय खाने के बाद ऐसे विजृंभण करती है तो हम भी सब सोचते हैं कि ऐसे स्वामी जियों का संग भविष्य में कभी मिलेगा भी नहीं अभी। तो मैं बहुत उपकृत हूँ। आज स्वामी इष्टमयानंद जी के कारण ही मैं कुछ मेरी चंद स्मृतियाँ, चंद स्मरण हमारे सीनियर स्वामी जियों के मैं कुछ बोल पाया हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ और फिर से आज की ये वाणी को मैं उनका आभार व्यक्त करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।